दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नरेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे कि किसी आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे। मैं आपको बताऊं, किसी एक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जानते हैं। अगर कोई एक आवेश Q हो तो इसके कारण R दूरी के बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं। E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। ये तो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन आज हम लोग को सीखना है कि अगर अनेकों आवेश हों, n आवेश हों, मल्टीपल आवेश हों, आवेशों का एक सिस्टम हो, तो उसके कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे निकालेंगे। और इस तीव्रता को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सिद्धांत अप्लाई करेंगे। उस सिद्धांत का नाम है विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो भी हम लोग सीखेंगे। इसी के मदद से अनेकों आवेश के कारण किसी बिंदु पर की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक आवेश है Q1 और इस Q1 आवेश के कारण यहाँ पर एक बिंदु है P और इस P बिंदु पर इस Q1 आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E1 है। आप जानते हैं Q1 एक धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, इसी लाइन में बाहर की ओर, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो एक आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब अगर अनेक आवेश हो, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश हो, तब हम लोग विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक आवेश हो Q2, इसी तरह से यहाँ पर आवेश हो Q3 और डॉट 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 इस तरह से हम लोगों ने n आवेश लिया Qn तक। तो आप बताइए Q2 आवेश के कारण इसी बिंदु P पर ही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा, तो उस विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का नाम होगा वेक्टर E2। उसी तरह से Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर के विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वेक्टर E3। और इसी तरह से Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वेक्टर En। अब मेरा सवाल है कि अगर मैं पूछूं कि P बिंदु पर इन सभी आवेशों के कारण कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए हम इन सभी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग करेंगे। आप जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था अध्यारोपण के सिद्धांत में कि किसी एक आवेश पर यदि अनेकों आवेश बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला कुल बल निकालने के लिए उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का हम लोग सदिश योग करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक बल है, जो कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल है। अगर कूलाम बल विद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगी। तो इस तरह से P बिंदु पर का कुल विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर E जो होगा वो कितना के बराबर होगा, आप देख सकते हैं। वेक्टर E बराबर होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर En। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए इसका कुल मान निकालने के लिए सभी तीव्रताओं को केवल जोड़ने से काम नहीं चलेगा, सदिश विधि से जोड़ना पड़ेगा, चूंकि यह सदिश राशि है। तो इस तरह से यह जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, इसको जब हम लोग लैंग्वेज में बोलेंगे उसी बात को कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कि मैं आपको बोल दे रहा हूं कि अनेकों आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होता है, और इस बात को कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसी अध्यारोपण के सिद्धांत के मदद से हम लोग इस P बिंदु पर इन n आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पर कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इन आवेशों के कारण जो इंडिविजुअल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे। तो आप बताइए Q1 के कारण P बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला सीखे हुए। E1 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप देख सकते हैं Q1 अब बाई, यहाँ पर Q1 से P तक की दूरी को हम लोग R1 मान लेते हैं। उसी तरह से Q2 से P तक की दूरी को हम लोग R2 मान लेते हैं। Q3 से P तक की दूरी को R3 मान लेते हैं और Qn से P तक की दूरी को हम लोग Rn मान लेते हैं। तब जबकि आपके एनसीईआरटी के बुक में इस दूरी को R1 न मानकर R1P माना हुआ है, देख सकते हैं। Q1 और P के बीच की दूरी को R1 न मानकर R1P माना हुआ है। उसी तरह से Q2 और P के बीच की दूरी को R2P, Q3 और P के बीच की दूरी को R3P और Qn और P के बीच की दूरी को RNP। तो आप वैसे भी मानकर बना सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल डिस्टेंस R1 की जगह पे R1P आपको लिख देना होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn मानकर बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा, वैसे भी आप बना सकते हैं।
तो देखिए अगर बीच की दूरी r1 हो गई तो q1 के कारण p बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर। उसी तरह q2 आवेश के कारण p बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होगा, देख सकते हैं आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे Q2 बाई यहाँ पर R2 स्क्वायर। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि Q3 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर Q3 बाई R3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं इन आवेशों के कारण निकालना है तो nवें आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता En बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आप देख सकते हैं Qn बाई Rn स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिया। अब हम लोग इस सारे तीव्रता का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखकर इन सभी n आवेशों के कारण P बिंदु पर का कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लेकिन एक समस्या यह है कि इक्वेशन 1 में जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आप देख रहे हैं ये सारा वेक्टर रूप में है, तब सदिश रूप में है, तब जबकि यहाँ जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है ये स्केलर फॉर्म में है। तो इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और 11th में आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि किसी भी सदिश को अगर आप सदिश रूप में लिखना चाह रहे हैं तो उसके परिमाण में इकाई सदिश n कैप से गुना करते हैं। जहां पर भी जो भी इकाई सदिश होता है उससे गुना करते हैं। तो यहां पर आपको सदिश रूप में लिखने के लिए इकाई सदिश से गुना करना पड़ेगा। यहां पर इकाई सदिश दिया हुआ नहीं है तो हम लोग इकाई सदिश खुद से मानेंगे और वेक्टर E1 के डायरेक्शन का जो इकाई सदिश होगा उसको हम लोग R1 कैप मान लेंगे। उसी तरह से वेक्टर E2 के डायरेक्शन के इकाई सदिश को हम लोग R2 कैप मान लेंगे। वेक्टर E3 के डायरेक्शन के इकाई सदिश को हम लोग R3 कैप मान लेंगे और वेक्टर En के डायरेक्शन के इकाई सदिश को हम लोग Rn कैप मान लेंगे। और इस फॉर्मूला की मदद से आप देख सकते हैं कि यह जो E1 जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है इसको सदिश रूप में लिखने के लिए आपको इकाई सदिश से गुना करना पड़ेगा और इसके दिशा का इकाई सदिश जो है R1 कैप है। उसी तरह से E2 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इकाई सदिश R2 कैप से गुना करना पड़ेगा। उसी तरह से E3 को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं E3 के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है R3 कैप। तो R3 कैप से जब ही गुना कर दीजिएगा तो ये सदिश रूप में हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे Rn कैप से आप गुना कर देंगे तो यह भी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो इस सब को हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान ले रहे हैं। अब इन सभी इन आवेशों के कारण P बिंदु पर का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू डालेंगे और वहां से हम लोग ऐड करके उसको निकालेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने उधर स्पेस खाली कर लिया है। अब हम सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं समीकरण फर्स्ट में सेकंड से मान रखने पर तो आप देखिए क्या हो जाएगा वेक्टर E अब बराबर E1 के जगह पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। E1 के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप। उसी तरह से वेक्टर E2 के जगह पे देखिए हम लोग क्या रखेंगे इक्वेशन 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस आप देख सकते हैं E3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे सेकंड से आप देख सकते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3 का स्क्वायर इंटू R3 कैप प्लस डॉट 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 और यहाँ पे देख लीजिए वेक्टर En के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। अब आप देख सकते हैं इन सारे टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं Q1 बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस उसी तरह से Q2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस Q3 बाई R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn बाई Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। तो यहां से इसको हम रेक्टेंगल में घेर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यही n आवेशों के कारण
किसी बिंदु P पर का विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का कुल विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का मान है। आप इस फॉर्मूला को देख लीजिए। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इस फॉर्मूला को हम लोग चाहे तो सिग्मा लगाकर भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिए हम लोग सिग्मा दे देंगे। और आप देखिए यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट 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 कहाँ तक Q1 तक। तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 के जगह पे हम लोग लिख देंगे QI। I बोलते हैं इंडेक्स यानी अंक, और नीचे में R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर, डॉट 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 RN स्क्वायर। तो यहाँ पे RI का स्क्वायर, और यहाँ पे R1 कैप इंटू R2 कैप इंटू R3 कैप इंटू RN कैप तक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RI कैप, और I का शुरू देखिए, शुरुआत कहाँ से करेंगे 1 से, और कहाँ तक N तक। तो इस फॉर्मूला को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं यही N आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने किस सिद्धांत के मदद से निकाला है, तो विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता के अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।